तीन मेथड से हीट ट्रांसफर होती है। कितने मेथड से? तो कौन कौन से तीन मेथड है? उनमें अपन ने क्या देखा? आपने पहले मेथड में सर पार्टिकल हीट दे रहा था, खुद जा नहीं रहा था देने के लिए, ट्रांसफर कर रहा था। दूसरे में क्या देखा? पार्टिकल खुद लेके गया। और तीसरे में तो पार्टिकल की जरूरत ही नहीं थी। तो इस तरीके से हीट ट्रांसफर के कितने मेथड है? तीन। एक का नाम है कंडक्शन, एक का नाम है कन्वेक्शन, और एक का नाम है रेडिएशन। तो हमें दो पढ़ने हैं इनमें से, कंडक्शन और एक रेडिएशन। ठीक है? क्या? रेडिएशन डायरेक्ट सीधा, कोई मीडियम की जरूरत नहीं, है ना? ठीक है। कंडक्शन में क्या हुआ? एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे से तीसरे, तीसरे ऐसे करके हीट ट्रांसफर हो जाती है हाई टेम्परेचर से, क्योंकि हीट हमेशा कहां से कहां चलती है? हाई से लो, है ना? तो कंडक्शन में हीट ट्रांसफर हो रही है ना? और मीडियम की जरूरत है। कन्वेक्शन में भी हीट ट्रांसफर हो रही है और मीडियम की जरूरत है, और पार्टिकल खुद जाता है ना? लेकिन रेडिएशन में मीडियम की जरूरत नहीं है। और आपको पता है, ये सबसे फास्ट प्रोसेस थी हीट ट्रांसफर की, समझ रहे हो? और सबसे स्लो प्रोसेस पता क्या है? कंडक्शन। कौन सी? कंडक्शन। आपकी पूरी रोटी बन जाती है और आपका चिमटा गर्म नहीं होता, सोचो। चिमटे से रोटी पलटते हो कि नहीं? अगर चिमटा जल्दी गर्म होता, कंडक्शन अगर फास्ट होता, तो जैसे ही आपने चिमटे से रोटी पलटी, रोटी गर्म है ना, उतने में तो चिमटा पूरी हीट को यहाँ ट्रांसफर कर देगा, और आपका चिमटा आपके हाथ से छूट जाएगा। समझ रहे हो? और मम्मी रोटी नहीं बना, भूखे मरे जाते। सोच रहे हो? लेकिन कंडक्शन क्या है? बहुत स्लो प्रोसेस है। रोटी पलटती रहती है, ऐसे ऐसे करती रहती है मम्मी, है ना? और फिर भी हीट यहां से यहाँ ट्रांसफर होने में टाइम लगता है। समझ रहे हो? कन्वेक्शन कंडक्शन से थोड़ी फास्ट है। कन्वेक्शन कंडक्शन से थोड़ी फास्ट है ना? क्लियर है? ठीक है। कोई दिक्कत? बरका। तो यही सब अपन को लिखना है। और फिर इन तीनों प्रोसेस में सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? कंडक्शन, और फिर रेडिएशन। हाँ, इसकी बस ये लास्ट है जो मेरे पास पीडीएफ है, इसके बाद कुछ नहीं है। हाँ, तो देखो जरा। तो हीट ट्रांसफर occurs ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू objects, or heat transfer take place between objects till the both objects reach the thermal equilibrium, जब तक उनके टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। ठीक है? ठीक है। लिख लो जल्दी। और मेथड्स, जल्दी लिखो। हाँ। क्या हीट ट्रांसफर केवल टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है दोस्त? बोलो। तो ये गलत बात है। हीट ट्रांसफर डेंसिटी डिफरेंस की वजह से भी होती है। जब हीटर गर्म हवा को क्या कर देता है, सॉरी, हीटर जैसे आपने यहां लगाया नीचे जमीन पे, है ना? तो हीटर क्या कर देता है, वहां की एयर को गर्म। अब गर्म एयर की डेंसिटी थोड़ी क्या हो जाती है, कम। तो वो अपने आप कहाँ उठती है, ऊपर। और ठंडी एयर कहाँ आती है? तो ये डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हो रहा है ना? तो कहाँ सुनाई दे गया तुम्हें? बड़ा ध्यान लगा के बैठे रहते हो वहीं। आ रही है आवाज?
तो आई नहीं अभी तक। कहाँ देख रहे हैं ना, खत्म हो जाए बता देना हमें। आ रही है तुम्हें? यार उल्लू बनाते रहते हैं यार। हो गया हो गया। बैठ जाओ। हो गया हो गया। है? ऐसे ही 2 मिनट खड़े होने का मन हो, खड़े हो जा खड़े हो जा। है? ये इंजीनियरिंग कॉलेज में कर सकते हो तुम लोग वैसे? सब बच्चों पहले प्लानिंग कर लो कि फैकल्टी आए बीच में पढ़ा रही हो, सब खड़े हो जाना। और फिर टीचर बोले क्यों खड़े क्यों हो गए, बोले सर आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? ऐसा प्लानिंग लगेगी, लेकिन सारे बच्चे एक साथ होने चाहिए। मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में तीनों नाम लिखो। यहां पर आप ये भी लिख सकते हो, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस और डेंसिटी डिफरेंस। दोनों ही तरीकों से हीट ट्रांसफर होती है ना। लिख लो जल्दी। वो लिखने वाले, हो गया ऑनलाइन? अच्छा कैमरा चालू हो गया तो अब नहीं लिख सकता? अच्छा। अब मैसेज कर सकता है वो? चलो। मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर तीनों नाम लिखो। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। रीच द थर्मल इक्विलिब्रियम। जब तक ये हीट ट्रांसफर तब तक होता है जब तक ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाता। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? समझते रहना, ना समझ में आया तो बोलना। नया चैप्टर है। ठीक है। नई उमंग, नई तरंग, नया जोश। अभी तक नहीं पढ़े हो तो ना, अब तो मैं पढ़ू सकता। ठीक है दोस्त। कौन सा चैप्टर है? कितने मेथड है ट्रांसफर के? तीन, कौन कौन से? या अल्लाह, यहाँ तक भी होता है? एक मूवी देखी है ऐसी, उसमें एक टेररिस्ट होता है, देखी है? और वो ऐसे पुजारी बन के रहने लगता है वहां जाके। जॉली एलएलबी कुछ तो थी। और फिर वो उससे पूछता जाता, पूछता जाता, पूछता जाता, पूछता जाता, फाइनली फिर वो टेररिस्ट बोलता है या अल्लाह, यहाँ भी कुछ होता है ऐसा कुछ। जस्ट आप देख के पागल हो जाते हैं उसको। चलो ये लिख गया। ये लिखो तीन मेथड के नाम। अरे लिख रहे हो तुम? लिख लो। यहाँ पता ही नहीं था। हाँ। ये चलेगा 2 हफ्ते। नहीं, ये पीडीएफ पीडीएफ का काम अभी खत्म हो जाएगा आज ही। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, है ना? इसमें सब कुछ हमें अपने मन से मतलब मन से ही पढ़ाना है। इसका पीडीएफ है नहीं, बस थोड़ा सा ही मेरे पास पीडीएफ है इसका, है ना? तो ये सब हमें नोट्स बनवाने ही पड़ेंगे आपको। हाँ, तो अब इनके बारे में हम इंडिविजुअल आपको कुछ लिखवा नहीं रहे हैं। आप सबको पता है कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है। पार्टिकल केवल ट्रांसफर करता है अपनी जगह पे वाइब्रेट करके, खुद हीट लेके जाता और इसमें जाता है। और इसमें तो मीडियम की जरूरत ही नहीं है, है ना? ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है, ये डेंसिटी डिफरेंस की वजह से इसमें हीट चलती है। और इसमें तो कोई अता पता ही नहीं, है ना? ठीक है। ये स्लो है, ये मीडियम है, और ये सबसे फास्ट है। तो हमने ऐसा एक चार्ट बना दिया। इंडिविजुअल लिखोगे ना एक एक करके, तो उससे अच्छा हमने यहाँ पे ये बना दिया चार्ट, तो इसको बना लो आप लोग। ठीक है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहला कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड्स में। एक एक्सेप्शनल केस है लिक्विड का, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी में भी कंडक्शन होता है, ठीक है। दूसरा कन्वेक्शन, लिक्विड और
और रेडिएशन सॉलिड लिक्विड गैस सब में होता है। ये मीडियम जरूरी है, मीडियम जरूरी है, यहां मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल यहां पे नहीं होता और यहां होता है, और यहां पे मीडियम की जरूरत ही नहीं। ये स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है लेकिन फास्टर देन, और ये सबसे फास्टेस्ट मेथड है हीट ट्रांसफर का। हीट फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस और हीट फ्लो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। ये पूरा चार्ट बना लो, बस इतना याद रख लेना तीनों के बारे में, ठीक है। 5 पॉइंट है, तो कॉलम बना लो तीन: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और फिर अपन स्टार्ट करेंगे कंडक्शन। हर दोस्त समझ रहा हो? काय नाव आहे तुमचं? ओम। ओम। क्या? श्रेरी कल भी नहीं आया था ना? तो क्या घर पे है क्या? वॉइस में ही है? हाँ दोस्त को भगा ही दे उसको। लिख गया? लिखो। तो मन लग रहा है पढ़ने में? अच्छा, समझ में आ गया सब? थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया? थोड़ा ही आया समझ में? मैं पूरा आ गया समझ में? एक दिन वाइवा रख लें क्या? हाँ, थर्मोडायनेमिक्स का। 5 5 बच्चे बुलाएंगे। तीसरा पॉइंट: एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल डज नॉट अकर्स कंडक्शन में ना। कंडक्शन में एक्चुअल माइग्रेशन नहीं होता, है ना। पीवाईक्यू पे फोकस करो दोस्त। जितना ज्यादा पीवाईक्यू लगाओगे फायदे में रहोगे। हाँ। कौन सा? मीडियम इज नॉट नेसेसरी। क्या हुआ? कौन से में? कंडक्शन का थर्ड पॉइंट: एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स डज नॉट अकर्स
एक्चुअल माइग्रेशन नहीं होता, वो केवल अपनी जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जैसे पेन उसने पास किया तो उसका हाथ आगे गया और वापस पीछे आ गया। ठीक है। पांचवा पॉइंट, हीट फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस और हीट फ्लो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। क्या? रेडिएशन में? नहीं, वो भी है ही। टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर जिस दिन सेम हो जाते हैं उस दिन सारी प्रोसेस बंद हो जाती है। जो हीट फ्लो होता है वो कब तक फ्लो होता है, जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। टेम्परेचर ही अगर सेम हो जाएगा तो हीटर गर्म करना बंद कर देगा, एसी ठंडा करना बंद कर देंगे। नहीं, लेकिन उसमें हीट फ्लो क्यों होती है ये नहीं लिख सकते अपन, है ना। उसका ऐसा कोई कारण नहीं, सिंपल लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस इसमें भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन इसका मेन कारण डेंसिटी डिफरेंस है। कन्वेक्शन में हीट तभी चलेगी जब डेंसिटी का डिफरेंस आएगा। हम्म। बारिश? बारिश का नहीं पता यार मुझे। लिख गया। रेडिएशन में सेकंड और थर्ड, हाँ सेम है। ठीक है। तो अब अपन को कंडक्शन देखना है ना। और कन्वेक्शन ऐसी फॉर्मेलिटी के तौर पे थोड़ा बहुत देखेंगे, और रेडिएशन डिस्कस करना है ना। क्वेश्चन आने के चांस है, तो वो टॉपिक है रेडिएशन। कहां से क्वेश्चन आएगा? आप पीवाई क्यू उठाएंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे गए होंगे? रेडिएशन से, है ना। और रेडिएशन ही आपका केटीजी का आधा चैप्टर है बोर्ड में। बोर्ड के हिसाब से आपका केटीजी चैप्टर जो है ना, उसमें हीट ट्रांसफर भी डाल के रखा है उन्होंने, वो भी कौन सा, रेडिएशन। और केटीजी भी डाल के रखा है, तो केटीजी केटीजी तो हो गया। अब रेडिएशन बचा है अभी, है ना। तो जैसे ही अपन रेडिएशन पढ़ लेंगे तो आपका बोर्ड का केटीजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बोर्ड का थर्मोडायनेमिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलो, तो आपका आज 19 तारीख है, और जनवरी के खत्म होते होते अपना ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, हीट ट्रांसफर। और फरवरी में अपन अपना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे, और फिर वो फरवरी मार्च अप्रैल मई तक चलेगा। इतना बड़ा है ना। 4 महीने कम से कम चलेगा वो। नहीं। हाँ, पूरी फिजिक्स आपकी अक्टूबर में। हाँ, वो डेरिवेशन दे देंगे, कभी भी दे देंगे, ठीक है। जब बोर्ड की तैयारी करोगे तब दे देंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो सेमीकंडक्टर है, वो अलग है। सब होगा, टेंशन मत लो तुम, है ना। तुम बस जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। ठीक है। पीवाईक्यू पे ध्यान दो। चलो, कंडक्शन हेडिंग डाल दो। चलिए, कंडक्शन पे हेडिंग डाल दी। और डायग्राम जैसा मेरा बना है वैसा ही डायग्राम बनाना। ठीक है, बनाओ। और इसको थोड़ा 3D में और अच्छा बना सको तो देखो, हम आपको पहले बताते हैं। कंडक्शन, अपन यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं? कंडक्शन। तो अब सुन लो जरा ध्यान से। ये रॉड है ना। तो जब हीट किसी रॉड से घुसती है और दूसरे किनारे पे पहुंचती है, तो वो तभी चलेगी जब यहाँ का टेम्परेचर अलग और यहाँ का
और वो भी ये वाला हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए, और ये तब अंदर हीट ऐसे जाएगी हाई से लो की तरफ, जा रही हाई से लो की तरफ। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। जब हीट ऐसे करके चलती है तो क्रॉस सेक्शन समझते हो ना, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? सर्कुलर। क्रॉस सेक्शन मतलब उस रॉड को परपेंडिकुलर कट करना। तो परपेंडिकुलर जब कट करते हैं तो अपन को कैसा दिखेगा वहां पे? सर्कल। और कट करोगे तो वहां पे भी क्या दिखेगा? तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? सर्कल। ऐसी इस रॉड को अगर हम कट करेंगे तो हर जगह में स्क्वायर दिखेंगे। क्या दिखेंगे? तो जब हीट फ्लो होती है ना, तो वो हर क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर चलती है। ये देखो, परपेंडिकुलर, है ना। और हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर हर जगह क्या होता है? सेम। समझ रहे हो ना? लेकिन अगले क्रॉस सेक्शन से अलग होता है। समझ रहे हो? जैसे इस स्क्वायर पे हीट घुसी तो यहां का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। फिर इसके आगे ही अगला स्क्वायर होगा, तो वो हमने वहां ले लिया, कहीं भी ले लो, क्योंकि वो तो सब जगह ही होंगे ना, स्क्वायर स्क्वायर ऐसे क्रॉस सेक्शन तो, है ना, सब जगह हीट चल रही ना ऐसे। तो हीट हमेशा क्रॉस सेक्शन की क्या रहेगी? परपेंडिकुलर। प्लस हर क्रॉस सेक्शन अपने आप में एक आइसोथर्मल सरफेस होता है। हर क्रॉस सेक्शन जब कंडक्शन से हीट फ्लो होती है तो हर क्रॉस सेक्शन अपने आप में क्या होता है? एक आइसोथर्मल सरफेस। और दो आइसोथर्मल सरफेस मतलब दो क्रॉस सेक्शन अपने आप को कभी एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर दो क्रॉस सेक्शन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो एक ही पॉइंट पे दो दो टेम्परेचर हो जाएंगे, तो वो कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। बातें समझ में आ रही? और आगे वाले क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर हमेशा पीछे वाले से कम ही होगा, और इसका सबसे ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना? इसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपका रूम है, रूम में विंडो है और विंडो के थ्रू हीट आ रही है ना। तो विंडो का एरिया, विंडो का और विंडो की विड्थ, दोनों का रोल रहेगा यहाँ पे। इस रूम में इस गेट के थ्रू मान लो हीट आ रही है, तो कितना, ये क्रॉस सेक्शन हो गया, है ना। और हीट को अंदर आने के लिए इतनी विड्थ ट्रेवल करनी पड़ेगी, इतनी, है ना। तो ये लेंथ का काम करेगी, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों का काम होगा यहाँ पे कंडक्शन में। तो आपको ये चीज इमेजिन करनी पड़ेगी, है ना। अभी हीट ट्रांसफर का अपन नीचे फॉर्मूला देखेंगे, तो उसमें विड्थ और लेंथ, सॉरी ये विड्थ, है ना, जो विड्थ है ना अपने क्रॉस सेक्शन की, वो एक्चुअल में हीट को चलने वाली लेंथ है। क्योंकि देखो, हीट जब अंदर से बाहर से अंदर घुसेगी ना, तो उसको उतनी लंबाई ट्रेवल करनी है जितनी इसकी विड्थ है, तो ये उसकी एक्चुअल में लंबाई होगी। हीट के लिए डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो ठीक विंडो की विड्थ के बराबर, है ना। और हीट कितने क्रॉस सेक्शन एरिया पे गिरी? इतने क्रॉस सेक्शन एरिया पे गिरी, जो विंडो का एरिया है। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन ऐसे होंगे, आपके रूम में एसी लगी है, रूम ठंडा है, अब अचानक से लाइट चली गई, एसी बंद हो गई, तो बाहर की हीट अंदर घुसेगी। और एक विंडो लगी छोटी सी, उस विंडो का एरिया दिया गया है, विड्थ दी गई है, तो कितनी देर में रूम गर्म हो जाएगा? तो कंडक्शन के थ्रू हीट अंदर आएगी, और घुसने की जगह केवल एक ही है। उसका एरिया और विड्थ दोनों दे दिए, वो सब फॉर्मूला भी हम आपको दे देंगे थोड़ी देर में। समझ गए? ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस जितनी इजीली हमने आपको बता दिया, लैंग्वेज बड़ा टेढ़ी मेढ़ी देते हैं, और उसमें से सार यही है जो हमने आपको बोला। लेकिन वो लैंग्वेज देख के बच्चे डर जाते हैं, अरे मर गया, क्या क्या दे दिया, क्या क्या पूछ लिया, समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन उस पूरे का सार कितना है, कि उस क्वेश्चन में आपको ढूंढना ये है कि हीट कहां से घुस रही है, उसका एरिया कितना है, विड्थ कितनी है, और क्या पूछा गया है, बस खत्म। समझ रहे हो ना? तो डेटा ढूंढना बस वही टैलेंट है। चलिए, तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ हमने बातें भी लिखी हैं, जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है। तो ये ग्रेडियंट शब्द आपको आज यहाँ पहली बार मिल रहा है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में फिर से मिलेगा, है ना। और फ्लूइड में फिर से मिलेगा ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब समझो, आगे कुछ भी लग के आ सकता है। करंट यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट करंट इलेक्ट्रिसिटी में लगेगा, है ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट फ्लूइड में लगेगा, ठीक है। और आज यहां पे क्या लगा है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है कि डिस्टेंस के साथ किसी में चेंज, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जिसमें भी चेंज होता है ना,
वो ग्रेडियंट होता है। जैसे टेम्परेचर डिस्टेंस के साथ, देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे डिस्टेंस डिस्टेंस चेंज हो रही है, और उसके साथ साथ कौन बदल रहा होगा? टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपकी डिस्टेंस तो क्या हो रही, बढ़ रही, लेकिन जैसे जैसे आप इधर से इधर बढ़ोगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना? तो चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? डी टी अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे गधे, एक्सेलरेशन था। हम बस रिवीजन करा रहे हैं। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो कैसे लिखते थे? डीवी बाय डी टी। तो विद रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में आप चेंज देखते हो वो कहां आता है? नीचे आता है, बस ये समझा रहे हैं, है ना? उसका मतलब वो ग्रेडियंट नहीं है। तो वैसे यहाँ पे क्या है? चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो यहाँ पे डीएक्स कहाँ आएगा? और जिसमें चेंज हो रहा है वो ऊपर, dt। समझ रहे हो? और डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रही है टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम, तो यहां पे एक लगेगा माइनस। तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, ठीक है? माइनस डी थीटा अपॉन डी एक्स। थीटा यहां पे टेम्परेचर है, ठीक है? ये देखो, यहाँ का टेम्परेचर थीटा 1, यहाँ का थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4। सबसे कम कौन है इसमें? थीटा 4। और सबसे ज्यादा? और हीट हमेशा आइसोथर्मल सरफेस के क्या होती है? परपेंडिकुलर। समझ रहे हो? अगर आपको कभी हीट फ्लो होती दिख रही है तो आप उसके परपेंडिकुलर एक सरफेस बताने देना, वो वहां की आइसोथर्मल सरफेस होगी। अगर आपको आइसोथर्मल सरफेस दी गई है तो आप उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना, ये हीट फ्लो की डायरेक्शन आ गई। आइसोथर्मल सरफेस और हीट फ्लो की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर। समझे? आइसोथर्मल सरफेस ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम रहेगा। तो अब पूरी हीट इधर से आई और कहां से निकल रही है? इस सब जगह से। तो ये पूरी सरफेस का टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम। समझ रहे हो? तो ये पूरी सरफेस है आइसोथर्मल सरफेस, लेकिन इसके पीछे ही इस जैसी ही एक और लेयर होगी, वो अगली आइसोथर्मल सरफेस है। उसके पीछे एक और लेयर होगी ऐसी ही, बिल्कुल ऐसी शेप में। इस गेट में आप बहुत सारे क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं रेक्टेंगल टाइप के, अगर इसको ऐसी पतली पतली लेयर्स में कट करते जाओ। नहीं समझ रहे क्या? जैसे आपकी ये कॉपी, इसमें देखो, ये एक आइसोथर्मल सरफेस है, इसके बाद की आइसोथर्मल सरफेस ये रही, ये इसके बाद की आइसोथर्मल सरफेस है, ये इसकी बाद की आइसोथर्मल सरफेस, तो ये सब आपस में क्या है? आइसोथर्मल सरफेस है। और हीट यहां से पहली आइसोथर्मल सरफेस, फिर दूसरी पे पहुंची, फिर तीसरी पे पहुंची, इस तरीके से हीट ट्रेवल करती है। समझ रहा है क्या? हम टेम्परेचर कहां बढ़ा रहे हैं? अच्छा ये बोला कि हमने हमने ये बोला कि आइसोथर्मल सरफेस के हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम रहता है। हाँ, तुम क्या सोच रहे हो? उन आपस में सेम नहीं होते उनके टेम्परेचर। हम क्या बोल रहे हैं, सुनो वापस से। एक आइसोथर्मल सरफेस के हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम होता है, लेकिन अपने आगे वाली सरफेस से अलग होता है। समझ रहे हो? तो ये एक आइसोथर्मल सरफेस है, ये एक आइसोथर्मल सरफेस है, लेकिन इन दोनों के टेम्परेचर आपस में क्या है? अलग अलग। समझ रहे हो? तो दो आइसोथर्मल सरफेस के टेम्परेचर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक आइसोथर्मल सरफेस के हर पॉइंट पे टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम। समझ रहे हो? तो हमने क्या लिखा, देखो, टेम्परेचर ग्रेडियंट। व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, देन चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। और इसका फॉर्मूला हो गया माइनस डी थीटा अपॉन डी एक्स। इसके यूनिट हो जाएगी, यूनिट आपसे पूछी जा सकती है ना, केल्विन पर मीटर। क्लियर है? इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे आइसोथर्मल सरफेस, सरफेस ऑन विच टेम्परेचर ऑफ एवरी पॉइंट रिमेन्स
सेम इज कॉल्ड आइसोथर्मल सरफेस. टू आइसोथर्मल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. ठीक है. और टू आइसोथर्मल सरफेस ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू ईच अदर. सारे पेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, देखो कॉपी में, है ना. आइसोथर्मल सरफेस ऑलवेज विल बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो. ठीक है. और अब यहां से आ गया आपका कंडक्शन का फॉर्मूला. ठीक है. तो फॉर्मूला हम देंगे, उससे पहले ये डायग्राम बनाओ. बना लिया डायग्राम सबने? बनाओ जल्दी. एकमात्र फॉर्मूला है और चैप्टर खत्म. तो इस चैप्टर, इस सैटरडे को आप पूरा कंडक्शन मान के चलें, चैप्टर का है ना, टेस्ट में. लिखो जल्दी. ये लिख जाए, इसको थोड़ा सा तुम ऊपर करना, कोई और नहीं छुएगा ना. तो ये क्रॉस सेक्शन बदलते रहते हैं. अगर आप क्रॉस सेक्शन क्वेश्चन में बोला गया विंडो, तो एरिया क्या रहेगा? लेंथ इंटू विड्थ. और यही क्रॉस सेक्शन अगर रॉड मान लो सर्कुलर टाइप की हुई, सिलेंड्रिकल रॉड, तो क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? सर्कुलर, पाई आर स्क्वायर. तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो होते हैं वो, ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है ना. लिख लो जल्दी. ये डायग्राम बन गया, जल्दी बनाओ. टेम्परेचर ग्रेडियंट थेरी वेरी मत लिखो, सीधा फॉर्मूला लिख लो. टेम्परेचर ग्रेडियंट इक्वल्स टू माइनस डी थीटा अपॉन डी एक्स. अगर जिसको लिखना हो थेरी तो लिख लो, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं. ये इसका आपके बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है. ये कंडक्शन का आपके बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है. ये 11th का टॉपिक है. तो 11th तो ऑलरेडी आपका निकल ही गया अब.
तो ट्वेल्थ में इसका कुछ भी पार्ट आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आपको इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हो अगर आपको चीजें समझ में आ रही तो। ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बोर्ड के लिए लिखने की प्रैक्टिस करनी है। पीछे क्या चले तुला? हाँ। हाँ। बहुत गहरी नींद में चली गई? इतनी गहरी नींद में? नहीं, बीमार है तो उठाई भी नहीं उठ रही। जगा ना। तू तो हंस रही नीचे देख के। कहाँ जाले? हाँ। लिख गया ये? सुन लो। अब पेट दर्द तो हो ही रहा है। नुकसान क्यों करे? बंद हो जाएगा क्या ऐसे? नहीं तो बाहर दवाई खा लो जाके। हम्म। चलिए। हाँ। टेम्परेचर ग्रेडियंट। दिख रहा है क्या? एवरी डे मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन मेहनत नहीं तो मान लो आप एक रैंक पीछे चले गए। निफ्टी -0.83 कौन चालू कर देता है ये सब? अपने आप आता रहता है क्या? ये होता क्या है निफ्टी? गिर रहा है ये? निफ्टी 50? चलो जो भी हो। चलिए जल्दी लिखो जल्दी। अरे लिखो जल्दी। हाँ, यूनिट भी लिखो भाई। डायमेंशन भी लिखो। डायमेंशन क्या होंगे, कोई बताना चाहेगा? वो लोग बता सकते हैं जिनने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा है। यूनिट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। डायमेंशन क्या होंगे? के L-1। L-1। क्योंकि मीटर का डायमेंशन L और L ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए। लिख गया? डायरेक्ट लिख लो फॉर्मूला। है ना? जो और फॉर्मूला के सामने लिखना हो तो लिख लो। चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, बस। है ना? और हम किसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं? हीट फ्लो की डायरेक्शन में। हीट फ्लो की डायरेक्शन में टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है, इसलिए क्या लग गया? माइनस। डायमेंशन कब सिखाएंगे? तो पढ़ा क्या तुमने? कितने लोग का बाकी है? पहले जो चल रहा है वो खत्म कर लो तुम शांति से। ठीक है। आप ये टेंशन मत लो कि आपका क्या बचा है, वो टेंशन यहाँ के एकेडमी की रहती है ना। आप यहाँ से जाओगे, आपका पूरा सिलेबस आपको पैक करके दे दिया जाएगा। ठीक है। और दीपावली से पहले दे दिया जाएगा। क्लियर है? हम्म। ऑफिशियली पैक करके कॉपी में। ठीक है।
हाँ, ये भी लिखो, आइसोथर्मल सरफेस। किसका? इसका के एल माइनस के, और मीटर का एल होता है तो एल ऊपर जाएगा तो के, और एल की पावर -1। टेम्परेचर का के ही होता है ना, तो इसलिए वो के का के ही रहेगा। कभी कभी थीटा भी लिख देते हैं। अभी यूनिट एंड डायमेंशन उनका चल रहा है, B2 वालों का, B2, B3, B4। अभी सूर्यकांत सर छुट्टी पे गए हैं। आप लोग ये सोचो, ये जो चल रहा है इसके तो पी वाई क्यू तुम लोग लगाते नहीं हो, और दो दो चैप्टर पढ़ोगे तो कहाँ से तुम लगाओगे? बस पढ़ पढ़ के रख लोगे। और जेई की ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है कि तुम पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ। जेई की रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ, पूरा करके आओ। क्या? पॉइंट, पॉइंट रिमेन्स सेम। और तुम्हें बता दे सिलेक्शन का तरीका, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स और मैकेनिक्स, ये चार पोर्शन पे फोकस करो। समझ रहे हो? फिजिक्स में, और वैसे ही मैथ्स में चैप्टर छाटो, और ऐसे ही केमिस्ट्री में। तो आपके 200 प्लस हो जाएंगे। और अगर आप सोचो कि मास्टर बनेंगे उनमें अपन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, है ना, तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है? तो आपका कम से कम 60% सिलेबस ऐसा होना चाहिए जिसपे भयंकर कमांड है। टोटल मान लो कितने चैप्टर है, 60-70 चैप्टर होंगे तीनों सब्जेक्ट मिला के, 75। तो 75 चैप्टर, तो उसमें से कम 50 चैप्टर अच्छे करो। वो 50 चैप्टर किसी का भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? बस उससे क्वेश्चन आते हो, और भले ही वो मैथ्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो। क्या? इस चैप्टर से कोई उम्मीद नहीं है, इस टॉपिक से। रेडिएशन से आ सकता है क्वेश्चन, इसका दूसरा टॉपिक जो रहेगा। कंडक्शन से हमें कोई उम्मीद नहीं दिखती। हाँ, कंडक्शन से लेकिन क्वेश्चन आता है कब? क्योंकि ये कंडक्शन जो है ना, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में घुसेगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, V = IR? कब पढ़ा? 10th क्लास में। तो वो फॉर्मूला इस चैप्टर में घुसेगा। ठीक है? जैसे वहां पे करंट फ्लो होता है, किस वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। वैसे ही यहाँ पे हीट फ्लो होती है किस वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो जो काम वहां पर करंट करता है वो काम यहां पर हीट करती है, और जो काम यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस करता है वो काम वहां पे पोटे। तो ऐसे रिलेशन अभी निकलेगा दोनों में। और इस चैप्टर के क्वेश्चन जो इसका फॉर्मूला है उससे तो कम होते हैं, उससे ज्यादा होते हैं V = IR से। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे अभी हीट फ्लो का नाम हम हीट करंट ही रखने वाले हैं आगे चल के। हीट फ्लो को यहाँ पे क्या बोला जाता है? हीट करंट। समझ रहे? नाम ही बदल देंगे यहाँ पे। और टेम्परेचर डिफरेंस को हम बार बार यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और बाकी सब कुछ जो बचा अटरम सटरम, वो सब बना देंगे क्या? रेजिस्टेंस। V = IR। तो V हम ढूंढ ही लेंगे, I हम ढूंढ ही लेंगे, बचा सब कुछ क्या है? रेजिस्टेंस। और उसका नाम रख देंगे थर्मल रेजिस्टेंस। खत्म। समझ रहे हो? तो लिख गया ये? तो हेडिंग डाल लो, लॉ ऑफ कंडक्शन। तो फाइनली अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंडक्शन। मतलब ये जो हीट फ्लो हो रही है कंडक्शन के थ्रू, क्या फ्लो हो रही है? हीट। तो उसके फ्लो होने का लॉ क्या है? उसके फ्लो होने का लॉ क्या है? तो सबसे पहले वो लॉ देखेंगे, है ना? तो हेडिंग डाल लो, लॉ ऑफ कंडक्शन। ठीक है? तो हीट फ्लो होने की कंडीशन है दोस्त दो। पहली, तो देखो, हमने यहां पर एक कंडक्टर लिया, और कंडक्टर एक सिलेंड्रिकल रॉड है, तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? इमेजिन करके देखो, कट कर करके, है ना, तो सर्कल नजर आएंगे सामने से। क्या नजर आएंगे?
सर्कल। तो इस बार आइसोथर्मल सरफेसेस कैसी हैं? सर्कुलर। दो आइसोथर्मल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। दो आइसोथर्मल एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और हीट फ्लो हमेशा आइसोथर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सारी बातें यहां पे दिख रही हैं। ठीक है। अब हमने अपने मन से कोई दो आइसोथर्मल सरफेस ले ली। एक का टेम्परेचर थीटा 1 और एक का थीटा 2, और हीट फ्लो हो रही है। ठीक है। चलिए, और थीटा 2 ज्यादा, ये गलत लिख गया यहाँ पे, है ना? सॉरी, सही लिखा है ना? थीटा, नहीं सही लिखा है ना? ये ज्यादा है और वो कम है, तभी तो हीट यहां से वहां जाएगी। ठीक है। कोई दिक्कत? तो पहला लॉ आपके सामने आ रहा है ना? कि हीट के फ्लो होने की रेट, रेट मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना? जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो अपॉन में क्या लिखते थे आप? टाइम लिखते थे, है ना? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब क्या? dQ/dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। पहला लॉ आ गया। ये हीट फ्लो होने की रेट एक आइसोथर्मल सरफेस से दूसरी आइसोथर्मल सरफेस पे डिपेंड करती है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है। मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? कि टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है डिस्टेंस के साथ, है ना? अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो हीट का फ्लो भी बहुत तेजी से होगा। समझ रहे हो? और हीट का डिफरेंस सॉरी, टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम है तो हीट का फ्लो होने की रेट भी क्या रहेगी? कम रहेगी। समझ रहे हो? तो पहला लॉ समझ में आ गया। दूसरा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। सोचो, आपकी खिड़की जितनी बड़ी होगी हीट उतनी ज्यादा अंदर आएगी, और खिड़की छोटी सी तो हीट कम आएगी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ये दो लॉ है बस। समझ में आए दोनों लॉ? और दोनों में आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब हीट के फ्लो होने की रेट इस बात पर डिपेंड करेगी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है। थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल करे और टेम्परेचर में भयंकर गिरावट, यहां पे टेम्परेचर था 100 और थोड़ा सा ही हम चले टेम्परेचर 0, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 100 का। तो हीट फ्लो तेजी से होगा। और यही डिफरेंस अगर मान लो यहां 100 और यहां 90, बहुत स्लो हीट आती, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम है। तो डिस्टेंस के साथ जितना डिफरेंस आएगा टेम्परेचर में, हीट का फ्लो उतनी तेजी से होगा, अदरवाइज स्लो होगा। और टेम्परेचर अगर सेम, टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो डी थीटा 0 हो जाएगा, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट 0 हो जाएगा, और टेम्परेचर ग्रेडियंट ही 0 हो जाएगा तो फिर हीट का फ्लो बंद हो जाएगा। समझे? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दो चीजों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर ग्रेडियंट और क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना? इन दोनों को एक साथ लिख दें। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। कोई दिक्कत? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें, कांस्टेंट आएगा के। कांस्टेंट आएगा के, फॉर्मूला क्या बनेगा? -ka d थीटा/dx, एंड दिस के इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, है ना? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 2018 में कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के डायमेंशन पूछ लिए गए। समझ रहे हो? नीट में क्लियर है? ठीक है। नहीं, क्यों नहीं पूछेंगे? हर साल एक क्वेश्चन यूनिट और डायमेंशन से आता है, किसी का भी पूछ सकते हो यूनिट एंड डायमेंशन। जेई है तो मतलब ये थोड़ी कि पेपर एकदम हाई फाई, तो 20 क्वेश्चन तो एकदम, क्या बता दें हम तुम्हें। वो डालते हैं 5-6 क्वेश्चन अच्छे बच्चों के लिए, एकदम भयंकर क्वेश्चन जो रैंक डिसाइड करते हैं, है ना, जिनको टॉप पे जाना है ना? और 15 क्वेश्चन ऐसे भी डालते हैं कि हर बच्चा कर पाए। ठीक है। और 5-6 क्वेश्चन मीडियम रेंज के डाल देते हैं। तो तभी तो डिसाइड होगा, ऐसे थोड़ी कि पूरा पेपर ही उनने ऐसा बना दिया भैया आगे हो ही नहीं रहा पेपर है। समझ रहे हो? तो आप टेंशन ना लें, आप तीनों सब्जेक्ट में अगर दिमाग लगाएं तो 60-60 नंबर वैसे ही लेके आ जाएंगे। तो 180 वैसे ही हो गए, और थोड़ा पढ़ लो 200 प्लस हो गए। ठीक है।
लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर हम कर लें जिससे क्वेश्चन आएगा भी, कंफर्म है, और हमें उसका करना भी है। तो ऐसे चैप्टर आपको ढूंढने पड़ेंगे, जैसे हमने मैथ्स में ढूंढे थे। हमने मैथ्स पूरा नहीं पढ़ा था, हमने मैथ्स में डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था, आता ही था क्वेश्चन। मेरे टाइम पे जेई में 45 क्वेश्चन आते थे, 40 थे शायद। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर, थ्री डी। अभी आते क्या वेक्टर थ्री डी से? हमें पता नहीं, लेकिन मेरे टाइम पे वेक्टर थ्री डी से दो तीन क्वेश्चन आते थे, इन दो चैप्टर से ही तीन आ जाते थे। और डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से एक एक क्वेश्चन, है ना, चार क्वेश्चन हो गए। और फिर प्रोबेबिलिटी में बड़ा अच्छा लगता था, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एक एक क्वेश्चन वहां से आता था। छह क्वेश्चन हो गए। और ऐसे कर करके हमने करीब 10-12 क्वेश्चन का मैथ से ढूंढ लिया था। और केमिस्ट्री हमने पूरी चाट ली थी, क्योंकि पता था केमिस्ट्री, सर सर ऐसे बोलते थे लिखाते समय, इसको कर लेना ये आएगा। और आप विश्वास नहीं मानोगे, तीन क्वेश्चन कॉपी में से ही आ गए जो सर ने लिखाए थे। और ऐसे लिखवा दिया था ये आएगा, और वही आ गया। तो ऐसे चैप्टर आप भी छांटो। ये कैसे पता चलेगा आपको? पीवाईक्यू पे एनालिसिस किया करो, है ना। अब थर्मोडायनेमिक्स हो गया, एनालिसिस करो, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, कौन कौन से साल में आए, है ना, सबसे ज्यादा किस चैप्टर से पूछ रहे हैं। तो वो आपको अच्छा करना पड़ेगा, है ना। और अच्छा करना है, अब सिलेक्टेड चीजें पढ़ रहे हो, तो थोड़ा और अच्छे लेवल पे पढ़ो। पीवाईक्यू लग गए, सीपी सिंह लगा ली, बीएम शर्मा भी लगा लो, क्योंकि आप उस पर डिपेंड होके जा रहे हो। और जिस पर डिपेंड होके जा रहे हो उसका क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, छूटना नहीं चाहिए। समझ रहे हो? तो ऐसे अगर पढ़ाई करोगे तो आपके ही बल्ले बल्ले है भैया, देख लेना, है ना। चलो, तो वेयर के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जिसके यूनिट और डायमेंशन पूछे जा चुके हैं ना, किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, लेकिन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे ये के का फॉर्मूला बनता है, नीट 2019 में पूछा गया था, लिखा भी है। ठीक है, तो डी क्यू बाई डी टी का ये फॉर्मूला बन गया। यहां से आप थर्मल कंडक्टिविटी निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालोगे? डी क्यू बाई डी टी अपॉन एरिया अपॉन डी थीटा बाय डी एक्स। तो डी क्यू बाई डी टी को तो अपन क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड मतलब वेट भी होता है, पावर, है ना। तो आप वेट भी लिख सकते हो, और आपकी इच्छा करे तो जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हो। एरिया को मीटर स्क्वायर लिखोगे, और इसको केल्विन लिखोगे, और इसको मीटर लिखोगे। एक मीटर से मीटर स्क्वायर का एक मीटर कैंसिल, तो यहां क्या बचेगा? मीटर केल्विन। तो ये इसकी यूनिट है, देख लो, है ना। डायमेंशन कैसे निकालते हैं? तो वर्क, जूल, जूल क्या होता है? वर्क। वर्क का डायमेंशन याद है, जिन लोगों ने पढ़ा है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, है ना। सेकंड का टी, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री अपॉन एल के। एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन, ये डायमेंशन आ गया। ठीक है, बस खत्म हो गया ये कंडक्शन आपका। ठीक है, अब क्या है? अब क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंपैरिजन, और क्वेश्चन चालू। बस इतना ही है कंडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ, ये फॉर्मूला समझ में आ गया? तो क्या फॉर्मूला है? डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस के ए डी थीटा बाय डी एक्स। एकमात्र फॉर्मूला, ठीक है। जहां पर के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। सबके नाम जरा हमें एक बार बता दो। डी क्यू क्या है? डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जिसको आगे चल के अपन हीट करंट बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं इस डी क्यू बाई डी टी को? डी थीटा क्या है आपका? टेम्परेचर में चेंज, जिसको आगे चल के अपन पोटेंशियल डिफरेंस बोलने वाले हैं, जिसकी वजह से ये हीट करंट फ्लो होगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत? dx आपका बताइए कि आपकी हीट, ये विड्थ, dx मतलब एक तरीके से विड्थ, आपकी हीट यहां से घुसेगी और यहां निकलेगी, तो ये विड्थ, ये dx है। ये क्या है आपका? आपको विंडो वगैरह की जो भी विड्थ दी जाएगी ना क्वेश्चन में, वो dx है। मतलब हीट को एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, वो लंबाई आपकी dx है। क्लियर है? के आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और ए आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। कोई दिक्कत? ये मात्र फॉर्मूला है इस चैप्टर का एक। ठीक है, हाँ, के आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, या फिर सब कुछ देखे के पूछ लेंगे। ठीक है, अब फाइनली हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, है ना। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा नहीं है,
लेकिन इतना भयंकर कंपैरिजन भी नहीं है। आपको v इक्वल टू आई आर पता है। इसमें v का नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। i का नाम क्या है? करंट। और r का नाम क्या है? रेजिस्टेंस। चलिए, तो कंपैरिजन है ना, बहुत ध्यान से देखना। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, तो बहुत ध्यान से देखो। पहले उसको इधर देखो। v इक्वल टू आई आर। आई आपका करंट है, r रेजिस्टेंस है। और और हमें ये पता है कि करंट क्यों फ्लो होता है बैटरी से? पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हीट क्यों फ्लो होती है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो इसलिए डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम क्या बोलने वाले हैं? हीट करंट, है ना? क्लियर है? और हीट फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस डी थीटा। तो जो काम यहाँ पे वी करता है वो काम यहाँ पे डी थीटा करेगा। और जो काम यहाँ पे आई करता है वो काम यहाँ पे, तो आपका वी डी थीटा बन गया और आपका आई ये बन गया। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जो बचा वो क्या है? रेजिस्टेंस। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जो कुछ भी बचा वो क्या है आपका? रेजिस्टेंस। तो आई इक्वल टू वी बाई आर है ना। चलो ऊपर देखो, आई लिखा है पूरा आई। वी दिख रहा है साफ साफ। इस के ए को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? डी एक्स बाई के ए। तो वो के ऊपर ही है ना एक तरीके से। तो वी बाय आर, और आर की जगह कौन आ गया? डी एक्स बाय के। इस डी एक्स को हम एल लिख दें, एल, क्योंकि डीएक्स थोड़ा अजीब सा लग रहा है। एल लिख दो, लेंथ है ना, लेंथ है ना वो एक तरीके से। तो एल बाय के ए, ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस है। नीचे देखो कंपैरिजन मिलेगा आपको। यहां देखो, dq बाई डी टी इक्वल टू ये है। तो इस फॉर्मूले को ये जहां के ए लिखा था वो हमने के ए कहां पहुंचा दिया? ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये आपका आई हो गया, ये आपका वी हो गया, और ये आपका आर हो गया। और उस dx बाई के ए को हमने क्या लिख दिया? एल बाई के ए, ताकि याद करने में थोड़ा इजी रहे। ये कंपैरिजन है, और उसका नाम क्या रख दिया? थर्मल रेजिस्टेंस। तो अलग से थर्मल रेजिस्टेंस भी पूछा जा सकता है आपसे, तो क्या करना? विड्थ अपॉन के इंटू एरिया। ठीक है, तो अभी ज्यादा बात नहीं करते अपन। ठीक है, ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, बाकी ये फिर से कंपैरिजन करके बता दिया। ठीक है, बाकी कल अपन देखेंगे। तो इतना लिख लो पहले आप। हाँ, नहीं टाइम है ना, लिख लो। डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो, पहले लिख लो। पीडीएफ आप लोग बोल देना, गणेश सर से भेज देंगे। हीट ट्रांसफर करके पीडीएफ है मेरी इस फोल्डर में। लिख लो जल्दी, अभी टाइम है। पहले लिखने वाला काम कर लो जल्दी। लिख लिया, लिखो जल्दी। पढ़ाई सब करते हैं दोस्त, लेकिन एनालिसिस के साथ पढ़ाई करना ये ज्यादा काम का है। ऐसा नहीं कि बस भूखे नंगों की तरह बस पढ़ते जा रहे हैं, सिलेबस है पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, अरे बहुत सिलेबस है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और एग्जाम में कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा। है ना? तो अपने माइंड को उतना ही दो जितना वो ले सकता है ना? अगर वो मना कर रहा है तो रुक जाओ। ठीक है। ये लग गया पूरा इक्वेशन 2 तक। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
तो कंडक्शन स्टार्ट हो चुका है, आज कुछ ज्यादा है नहीं। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो भी पेंडिंग हो वो खत्म कर दो। ठीक है। हम्म। हम्म। लिख गया ये? दिख रहा है? और करें क्या? नहीं लिखा जाए तो पीडीएफ अभी भिजवा देंगे हम। क्या? यूनिट? जूल पर सेकंड अपॉन मीटर केल्विन, या फिर वैट पर मीटर केल्विन। डायमेंशन ML T-3 K-1। हम्म। पीडीएफ अभी भिजवा देना है ना, तुम चले जाना। हीट ट्रांसफर के नाम से होगी। उतना भयंकर तरीके से तेजी से जाएगी, है ना। आगे चल के न्यूटन्स लॉ भी पढ़ेंगे इस बारे में, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस, हीट का फ्लो उतना तेजी से होता है ना। हो गया। तो देखो, ये पीडीएफ से यहां तक लिख के लाना है आपको, हम बता दें पहले। सीरीज पैरेलल ये मत लिखना, उसके ऊपर तक, ठीक है। ये लिख लेना। क्या हो गया?